हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो आपका मोशन का तीसरा नियम है, यानी गति का जो तीसरा नियम है, जो आपका गति का दूसरा और तीसरा नियम है, दोनों को हम डिस्कस करें। ठीक है, तो आज का आपका पहला प्रश्न है, The following example, try to identify the number of times the velocity of the ball changes. यानी यहाँ पे आपसे ये कहा गया है कि जो निम्न में जो आपको यहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई है और आपको ये बताना है कि यहाँ पर कितनी बार जो है जो बॉल है उसकी वेलोसिटी यानी उसके वेग में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, उदाहरण है आपके पास। तो इस उदाहरण के माध्यम से आपको ठीक है, A football player kicks a ball to another player of his team who kicks the football towards the goal. ठीक है, क्या हुआ, एक फुटबॉलर है, उसने क्या किया, बॉल को किक कर। ठीक है, बॉल को किक करने के बाद यह बॉल दूसरे प्लेयर की तरफ, ठीक है, उसी के टीम के दूसरे प्लेयर की तरफ थी और उस प्लेयर ने क्या किया, फिर किक किया बॉल को और बॉल कहाँ चली गई, गोल पे चली गई। The goalkeeper of the opposite team collects the ball and kick it forward towards a player of his own team. फिर क्या हुआ, जो फुटबॉलर है, ठीक है, फुटबॉलर ने क्या किया, गोल की तरफ बॉल को किक किया। अब गोल पे क्या कौन था, गोलकीपर होता है गोल पे। तो गोलकीपर ने क्या किया, वो दूसरी टीम का गोलकीपर था, उसने क्या किया, फुटबॉल को पकड़ा और उसे अपनी प्लेयर यानी जो उसकी टीम का जो प्लेयर था, उसकी टीम का जो खिलाड़ी था, उसकी तरफ उसने किक कर। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक फुटबॉल प्लेयर है, उसने बॉल ली, उसे किक करी, किक करके अपने दूसरा जो उसकी टीम का जो उसका प्लेयर था, खिलाड़ी था उसी की टीम का, उसको उसने पास करी। फिर उसने क्या किया, उसने उस बॉल पे किक मारी, यानी दूसरे प्लेयर ने किक मारी और किक मार के उसे गोल की तरफ ले गया। अब क्या हुआ, गोल पे गोलकीपर खड़ा था, उसने उस बॉल को कलेक्ट किया, पकड़ा और फिर क्या किया, फिर उसने रखा और फिर उसने किक करी और किक मार के इसने जो दूसरी टीम थी या उसकी जो अपनी टीम थी, ठीक है, जो क्योंकि जो गोलकीपर था वो ऑपोजिट टीम का था, ठीक है, दूसरी टीम का था, तो उसने अपने खिलाड़ी की तरफ उस बॉल को किक करके जो है भेज। और आपको यहाँ पे क्या बताना है कि कब कब क्या हो रहा है, वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, साथ ही साथ कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है, यानी एजेंट कौन है, ये भी आपको बताना है। तो यहाँ पे आपके पास जो है अलग अलग कंडीशंस यहाँ पे आपको दी गई है। पहला है कि पहला जो प्लेयर था उसने बॉल ली, उसने किक, तो यहाँ पर एजेंट कौन हो गया, पहला प्लेयर, फर्स्ट प्लेयर। पहला एजेंट कौन हो गया, फर्स्ट प्लेयर। ठीक है, इसने क्या किया, बॉल को किक करा, तो बॉल को किक करने का अर्थ क्या है, अगर हम बात करें बॉल को किक करने की, तो बॉल को किक करने का अर्थ क्या है, बॉल पे क्या लगाया, बल लगाया। बल लगाने के क्या कारण क्या हुआ, जो बॉल रेस्ट पर थी, जो बॉल जो है विराम अवस्था में थी, वो गतिमान हो, यानी उसे कुछ वेलोसिटी दी। क्योंकि आप ये जानते हैं कि जब भी बॉल या कोई भी वस्तु रुकी होती है तो उसका वेग 0 होता है, यानी शून्य होता है। अब जैसे ही फुटबॉलर ने किक मारी बॉल पे, तो वो क्या हो गई, गतिमान हो गई, उसकी कुछ वेलोसिटी है। ठीक है, तो पहला एजेंट है आपका पहला फुटबॉलर। ठीक है, और उसने क्या किया, उसने जो है बॉल पे किक मारी और किक मारने से क्या हुआ, बॉल पे वेलोसिटी आ गई। ठीक है, यानी वेलोसिटी 0 से u हो गई, ठीक है, या u1 हो गई। नेक्स्ट क्या हुआ, फिर इसने क्या किया, किक करके इस फुटबॉल को अपनी ही टीम के प्लेयर पे भेजा, यानी उसको दिया, उसको पास।
अब उसने क्या किया, जो दूसरा प्लेयर था उसने भी फुटबॉल पे किक मारी, यानी दूसरा एजेंट कौन है, अनदर प्लेयर, यानी जो दूसरा प्लेयर है, दूसरा फुटबॉल प्लेयर उसी टीम का जिस टीम के फुटबॉलर ने पहले किक मारी या बॉल पास करी। अब इसने भी क्या किया, इसने भी बॉल पे किक मारी, यानी बॉल पे फोर्स लगाया, बल लगाया, जिस कारण क्या हुआ, बॉल की जो वेलोसिटी थी, वेग थी, उसमें परिवर्तन आ गया। ठीक है, उसके पास आई, उसने फिर किक मारा और बॉल की वेग में परिवर्तन आ गया। तो दूसरा, पहला एजेंट है आपका पहला प्लेयर, पहली बार उसके द्वारा वेलोसिटी में या वेग में परिवर्तन लाया गया। दूसरे प्लेयर के द्वारा क्या हुआ, बॉल की वेग पे परिवर्तन लाया गया, यानी दूसरा एजेंट आपका दूसरा प्लेयर हो गया। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसको कहाँ पे भेजा, गोल की ओर भेजा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो बार चेंजेस आ गए। ठीक, अब क्या हुआ, फिर गोल की तरफ गया बॉल, तो गोलकीपर ने क्या किया, बॉल को कलेक्ट किया। ठीक है, गोलकीपर ने बॉल को कलेक्ट किया, यानी इस केस में क्या हो गया, v फिर से 0 हो गया, जैसे शुरू में था वेलोसिटी 0 फिर 0 हो गई। अब इस जो गोलकीपर था इसने क्या किया, फिर इसने किक करी, बॉल पे किक करी, यानी फिर क्या हुआ, ये आपका दूसरी बार ये एजेंट हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब फुटबॉल जो है गोल पे लगी तो क्या हुआ, चेंज हुआ वेलोसिटी में। तो एक आपका तीसरा जो है एजेंट आपका क्या हो गया, गोल हो गया। फिर क्या हुआ, गोलकीपर ने उस बॉल को पकड़ा। ठीक है, या आप कह सकते हैं गोलकीपर हो गया, गोलकीपर ने उसे एकदम पकड़ लिया, क्योंकि गोल की तरफ बॉल आ रही थी, गोलकीपर ने पकड़ ली, तो गोलकीपर आपका क्या हो गया, तीसरा एजेंट। ठीक है, फिर क्या हुआ, इस गोलकीपर ने बॉल रखी, फिर इस पे किक मारी, किक मारने से क्या हुआ, जो वेलोसिटी थी 0 से बदल गई, वेग 0 से परिवर्तन हो गया, तो परिवर्तन आ गया, यानी चौथा एजेंट कौन हो गया, आपका गोलकीपर हो गया, क्योंकि उसने किक करी और अपने साथ का जो उसके साथ का प्लेयर था, उसकी टीम का जो प्लेयर था, उसकी तरफ जो है बॉल को जो है भेजा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने एजेंट आ गए, 4 एजेंट आ गए हैं, और 4 बार क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखेंगे। तो आप इसको इस तरीके से टेबल की फॉर्म में बना सकते हैं। पहले आप लिखेंगे एजेंट सप्लाइंग द फोर्स, यानी वह एजेंट जो कि बल को सप्लाई कर रहा है, अलग अलग माध्यमों से, जैसे किक करके, पकड़ कर। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें लिखेंगे आप चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉल, यानी वेलोसिटी में या वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, आपको बताना है कितनी बार हो रहा है, तो आप वो यहाँ पे लिखेंगे। पहला है फर्स्ट प्लेयर किक्स अ बॉल, पहले प्लेयर ने क्या किया, फुटबॉल को किक करा, वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू u, तो वेग क्या हो गया, 0 से u हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि पहले जो बॉल थी वो विराम अवस्था में थी, स्थिर थी, किक करा तो उस पर वेग ले आए, यानी उस पर मान लीजिए u वेग ले गया। सेकेंड प्लेयर किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल, फिर क्या हुआ, अब फर्स्ट प्लेयर ने सेकंड प्लेयर की तरफ, यानी अपने साथ का जो उसका दूसरा प्लेयर था उसकी तरफ फेंका था बॉल को, किक करके उसके उसके उस तक बॉल पहुंची, उसने क्या किया, उसने उसे किक करा, फिर इधर गोल की तरफ, तो यहाँ पे दूसरा एजेंट आपका सेकंड प्लेयर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंजेस अगेन, यानी वेलोसिटी में बदलाव आ रहे हैं, चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, पहले 0 से u हुआ, फिर u में भी चेंज आ गया, मान लीजिए v1 हो गया। ठीक, अब क्या हुआ, द गोलकीपर कलेक्ट्स द बॉल, फिर क्या हुआ, गोलकीपर ने बॉल पकड़ ली, यानी बॉल रुक गई, तो जो वेलोसिटी है वो फिर से क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, पहले वेलोसिटी थी v1, फिर क्या हो गई, 0 हो गई, तो आप देख सकते हैं 0 से u हुई, u से आपकी v1 हो गई, v से फिर 0 हो गई, यानी बदलाव आ रहे हैं वेलोसिटी। चौथा है गोलकीपर किक्स इट टुवर्ड्स अ प्लेयर ऑफ हिज टीम, फिर क्या हुआ, गोलकीपर ने इस बॉल को अपने टीम के एक प्लेयर की तरफ फेंका। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड
फ्रॉम अ ट्री इफ वी विगोरसली शेक इट्स ब्रांच। बताइए कि यदि हम किसी पेड़ की शाखा को जोर से हिलाते हैं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग क्यों हो जाती है या पेड़ से झड़ क्यों जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे ये कहा गया है कि आपने ये देखा होगा, कई बार आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि आप क्या करते हैं, आप अगर किसी पेड़ की कोई टहनी को हिलाते हैं तो हिलाने से क्या होता है कि जो पेड़ की पत्तियां होती है वो नीचे की ओर गिर जाती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है ये आपसे पूछा है। अब अगर हम पत्तियों की बात करें तो पत्तियां जो हैं वो आपकी शाखाओं के साथ, यानी जो आपकी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, जो शाखाएं होती हैं उनसे इस तरीके से जुड़ी होती है, आपने देखा हो। ठीक है, इस तरीके से आपकी पत्तियां आपस में जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये अटैच हो रखी हैं, जुड़ी हैं किससे, ब्रांच से, शाखा से। अब क्या होता है कि मान लीजिए कोई शाखा है वो बिल्कुल ऐसे ही रुकी हुई है, जगह स्थिर है, क्योंकि शाखा तो आप जानते हैं जगह स्थिर ही रहती है, पेड़ आपका स्थिर होता है, उसकी शाखाएं भी स्थिर रहती है। तो ये रुकी है, ठीक है, बिल्कुल एकदम स्थिर है। ठीक है, अब आपने क्या किया, इस शाखा को हिलाया, ठीक है, यानी आपने इसे मोशन में लाया, आप इसे गति में लाए, मोशन में लाए। ठीक है, अब अगर हम पहले नियम की बात करें, गति के पहले नियम की बात करें तो उसमें क्या कहा गया है, उसमें ये कहा गया है कि अगर हम बात करें किसी भी बॉडी की, कोई भी वस्तु है, कोई भी बॉडी है, वो रेस्ट में ही रहेगी, स्थिर रहेगी, या वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक उस पर बल ना लगाया जाए। दूसरा हमने यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट, यानी जड़त्व का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने क्या कहा था कि कोई भी वस्तु जो कि आपकी विराम अवस्था में या फिर यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है, एक समान गति में है, वो क्या करती है, उसकी एक टेंडेंसी होती है कि अगर वो रुकी है तो वो रुकना ही प्रेफर करती है, यानी अगर आप उस पर बल लगाएंगे तो वो कोशिश करेगी कि वो रुकी ही रहेगी। ठीक है, वो हिले ना, ठीक है, वो मूव ना करे, यानी वो अपोज करती है चेंज को, बदलाव को। ठीक है, जो आपका स्टेट ऑफ मोशन में बदलाव होता है, ठीक है, जो आपकी गति की अवस्था है उसमें बदलाव होता है, उसको वो क्या करती है, रेजिस्ट करती है, उसका प्रतिरोध करती है। तो यहाँ पर क्या है, आपकी जो पत्तियां हैं वो क्या है, बहुत टाइम से रुकी हुई है स्थिर, तो वो रेस्ट पे रहना चाहती है। अब आपने जैसे ही इसे शेक किया, इसे आपने क्या किया, आपने इसे हिलाया, ठीक है, हिलाया तो क्या हुआ, आपकी जो ये पत्तियां हैं ये क्या करना चाहती है, तो रुका रहना चाहती है, तो ये क्या करेंगी, ये हिलना रेजिस्ट करेंगी, ये रुकी रहेंगी। रुकने के कारण क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, बल लगेगा, और ये पत्तियां जो हैं शाखा से अलग हो जाएंगी, यानी सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, इनर्शिया के कारण, ठीक है, जो आपका इनर्शिया होता है उसी के कारण आपकी जो ये पत्तियां हैं वो झड़ जाएंगी। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके पास कोई कारपेट है, कोई कालीन है, आपको उसे क्या करना है, उससे धूल हटानी है, तो आप क्या करते हैं, उसे पकड़ते हैं और फिर उस पर क्या करते हैं, डंडा मारते हैं। ठीक है, कालीन को पकड़ते हैं, फैलाते हैं और उस पर उठा के उस पर डंडा मारते हैं। तो डंडा मारने से क्या होता है, आपकी जो कालीन है वो मोशन में आ जाती है, लेकिन उसमें जो डस्ट पार्टिकल है, जो उसमें धूल के कण हैं, वो क्या है, वो रुके हैं, स्थिर अवस्था में है, तो वो रुके ही रहना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जो है दरी या जो आपकी कालीन है उसकी उसकी जो उसके कारण जो स्टेट ऑफ मोशन में परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, उसके मोशन में जो परिवर्तन आ रहा है उसे रेजिस्ट करती है। रेजिस्ट करने के कारण, प्रतिरोध करने के कारण जो सारी की सारी धूल है वो नीचे आ जाती है। ठीक है, वो आपकी जो कालीन है उस पर चिपकी नहीं रही। क्यों आ जाती है, क्योंकि वो रुकी रहना चाहती है, इसलिए वो उस पर फोर्स लगता है और वो नीचे गिर जाती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ही जो आपकी पेड़ की पत्तियां होती है वो जो है गिर जाती हैं, कि अलग हो जाती हैं, जब आप क्या करते हैं, पेड़ की शाखाओं को हिलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप इसका आंसर किस तरीके से लिखें। When the tree's branch is shaken vigorously,
द ब्रांच अटेन मोशन बट द लीव्स स्टे एट रेस्ट। यानी क्या होता है, जब आप किसी भी पेड़ की शाखा को जो है जोर से हिलाते हैं तो इससे क्या होता है, जो पेड़ की शाखा है उसमें तो क्या आ जाता है, मोशन आ जाता है, गति आ जाती है। लेकिन जो उसके पत्तियां होती हैं वो रेस्ट में रहना चाहती है। क्यों रहना चाहती है, इनर्शिया के कारण। इनर्शिया के कारण वो अपनी जो गति की स्थिति है यानी रेस्ट की पोजीशन है उसमें बदलाव होने देना नहीं चाहती। Due to the inertia of rest, the leaves tend to remain in its position and hence detach from the tree to fall down. अब इस inertia के कारण, इस जड़त्व के कारण ही जो आपकी लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, वो जो है अपनी रेस्ट की पोजीशन में रहना चाहती है। ठीक है, इस कारण क्या हो जाता है, ये पत्तियां जो है पेड़ से अलग हो जाती हैं और नीचे गिर जाती हैं। जब पेड़ की शाखा को जोर से हिलाया जाता है तो शाखा गति प्राप्त कर लेती है, लेकिन पत्तियां स्थिर रहती हैं। विश्राम की जड़ता के कारण या ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, पत्तियां अपनी स्थिति में बनी रहती हैं, इसलिए पेड़ से अलग होकर नीचे गिर जाती हैं। तो पेड़ की जो शाखाएं होती हैं, ठीक है, उससे पत्तियां अलग क्यों होती हैं, इनर्शिया के कारण। पत्तियों के इनर्शिया या जड़त्व के कारण ही पत्तियां जो है ब्रांच से नीचे गिर जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, why do you fall in the forward direction when a moving bus brakes to stop and fall backward when it accelerates from rest? जब चलती हुई बस ब्रेक लगाकर रुकती है तो आप आगे की ओर क्यों गिर जाते हैं, और जब आराम से गति यानी विराम अवस्था से गति में आती है तो पीछे की ओर क्यों गिरते हैं? ठीक है, तो आपसे क्या कहा गया है, आपसे ये कहा गया है कि आप जो है किसी बस में जा रहे हैं। ठीक है, बस में जा रहे हैं, क्या हुआ, ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगा दी, ब्रेक लगाया, बस रुक गई। बस के रुकने के कारण क्या होता है, आप आगे की तरफ गिर जाते हैं, आगे की तरफ आप गिर जाते हैं। और अगर जो बस है वो रेस्ट से एक्सेलरेट करती है यानी वो विराम अवस्था से गति में आती है, ठीक है, गति में आती है, चलने लगती है, तो जो आपकी बस है, ठीक है, बस में आप बैठे रहते हैं तो आप पीछे की तरफ क्यों गिरते हैं, ये आपसे पूछा गया। अब अगर हम बात करें पहले केस, पहला केस क्या है, पहला केस है you fall in the forward direction when a moving bus breaks to a stop, यानी आप आगे की तरफ गिरते हैं जब बस रुकती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बस चल रही है, बस चल रही है, आपकी बॉडी भी मूव कर रही है, गति कर रही है। अब हम क्या जानते हैं, इनर्शिया के कारण हमारी जो बॉडी की टेंडेंसी होगी वो ये होगी कि वो चलती रहे। अब क्या होता है, अचानक से जो ड्राइवर है वो ब्रेक लगा देता है, ब्रेक लगाने के कारण बस रुक जाती है। अब जो हमारे पैर हैं या हमारे जो बॉडी का निचला हिस्सा है, ठीक है, जो हमारे पैर हैं वो किसके साथ है, आपके बस के फ्लोर पे है, ठीक है, बस पे आपके पैर हैं। अब वो क्या करते हैं, वो जो है उसके साथ आपके रुक जाते हैं, लेकिन जो बॉडी का ऊपरी हिस्सा है यानी अपर पार्ट है वो गति में रहना चाहता है, इनर्शिया के कारण, जड़त्व के कारण, जिस कारण क्या होता है, आप आगे की तरफ गिर जाते हैं। ठीक है, किधर गिरते हैं, आगे की ओर। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट आपसे बोला है कि जब जो है बस जो है रुक के चलती है यानी विराम अवस्था में थी और उसने चलना शुरू किया, चलने लगी, तो क्या होता है, आपने देखा होगा जब एकदम से गाड़ी स्टार्ट होती है तो आप पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि आपकी बॉडी जो है कहाँ पे है, बस के अंदर, बस रुकी है, आपका शरीर भी रुका है।
अब जैसे ही बस शुरू होती है तो हमारे जो शरीर का निचला हिस्सा यानी जो हमारे पैर है वो हम बस के साथ कांटेक्ट में है, बस के साथ है, ठीक है। अब जैसे ही बस चलने लगेगी तो हमारे पैर भी क्या होंगे, मूव करेंगे, हमारी बॉडी का निचला हिस्सा मूव करेगा, लेकिन हमारी जो ऊपरी हिस्सा है बॉडी का वो रुकेगा, वो मोशन को रेजिस्ट करेगा। किसके कारण? इनर्शिया के कारण, जड़त्व के कारण, जिस कारण क्या होगा, हमारे जो शरीर का ऊपरी हिस्सा है वो पीछे की तरफ गिर जाए, या हमारा जो शरीर है हम पीछे की तरफ गिर जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स टू स्टॉप, यानी जब जो गतिमान बस है वो रुकती है। When the bus is moving, our body is in motion, यानी जब बस मूव करती है, गति करती है, तो हमारा शरीर भी गति में होता है। But due to sudden breaks, the lower part of the body comes to rest. अब क्या हुआ, अचानक से ब्रेक लगा, ब्रेक के कारण हमारे शरीर का जो निचला हिस्सा है वो क्या हुआ, रेस्ट में। As soon as the bus stops, ठीक है, जैसे ही बस रुकी, ठीक है, बट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन मोशन, लेकिन क्या हुआ, शरीर का जो ऊपरी भाग है वो गति में ही रहा, वो गति में ही रहना चाहता है। किसके कारण? इनर्शिया के कारण। हेंस वी फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, इसलिए हम आगे की ओर जो है गिरे। क्यों गिरे? किसके कारण? जड़त्व के, ठीक है, जड़त्व के कारण ही हम आगे की ओर गिरे। चलती बस में ब्रेक लगने पर रुकना, जब बस चलती है तो हमारा शरीर भी गति में होता है, लेकिन अचानक ब्रेक लगने के कारण बस रुकते ही हमारे शरीर का निचला हिस्सा रुक जाता है, लेकिन हमारे शरीर का ऊपरी हिस्सा गति में रहता है, और इसलिए गति की जड़ता के कारण हम आगे की दिशा में गिरते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की, जो है आपका when the bus accelerate from rest we fall, यानी जब बस चलना शुरू होती है, यानी पहले बस रुकी थी, अब बस क्या कर रही है, चलना शुरू करी है, चल रही है, तो जैसे ही वो चलना शुरू करती है तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं या पीछे की ओर गिरते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। when the bus is stationary our body is at rest, यानी जब बस रुकी थी तो हमारा जो शरीर है वो भी रुका था, वो भी रेस्ट में था, वो भी विराम अवस्था में था। बट when the bus accelerates, the lower part of the body begins in contact with the floor of the bus comes in motion, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही बस चलने लगी, बस एक्सेलरेट हुई, चलने लगी, तो हमारे जो शरीर का निचला हिस्सा है यानी हमारे जो पैर हैं जो कि बस के कांटेक्ट में है, बस के जो फर्श है या फ्लोर है उसके कांटेक्ट में है, वो गति में आ गए, मोशन में आ गए। बट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, लेकिन क्या हुआ, शरीर का जो ऊपरी भाग है वो रेस्ट में ही रहा, वो विराम अवस्था में ही रहा। क्यों? इनर्शिया के कारण, ठीक है। हेंस वी फॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इसलिए हम पीछे की ओर गिरे। जब बस आराम से या विराम अवस्था से गति करती है तो हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। जब बस स्थिर होती है तो हमारा शरीर आराम की स्थिति से या विराम अवस्था से स्थिति में होता है, लेकिन जब बस तेज हो जाती है या गति करती है तो हमारे शरीर का निचला हिस्सा बस के फर्श के संपर्क में होने से गति में आ जाता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा गति में नहीं आता, लेकिन ऊपरी हिस्सा गति में नहीं आता। विराम की जड़ता के कारण या जड़त्व के कारण हमारा शरीर विश्राम की स्थिति में रहता है या विराम अवस्था में रहता है, अतः हम पिछड़ जाते हैं या हम पीछे की ओर गिर जाते
ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हों। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी गति का दूसरा नियम या द्वितीय नियम। ठीक है, जीआईसी बचवा बन। यस मैम। हाँ जी, बेटा आप ये बताइए कि जड़त्व क्या होता है। तो आपको पता होगा इनर्शिया क्या होता है। जड़त्व, इनर्शिया जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, क्या होता है इनर्शिया। अच्छा, न्यूटन का जो पहला नियम है वो बताइए, गति का जो पहला नियम है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। किसी को इस क्वेश्चन का आंसर आता है, हाथ खड़ा कीजिए। जीआईसी बचवा बन, जो आपका गति का पहला नियम है वो आपको बताना है। तो अब हम बात करते हैं गति के दूसरे नियम की। ठीक है, गति के दूसरे नियम की तरफ हम चलते हैं। गति का जो पहला नियम है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जब भी कोई वस्तु जो है विराम अवस्था में होती है, यानी रुकी हुई होती है, तो वो जो है उसी अवस्था में रहती है, या अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में यानी एक समान गति में है तो वो उसी में रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, कोई आप बाहर से फोर्स ना लगाए तब तक वो वैसे ही रहती है। और अगर हम इनर्शिया की बात करें, जड़त्व की बात करें, तो जड़त्व क्या है, टेंडेंसी होती है बॉडी की। ठीक है, जो बॉडी है, जो वस्तु है, उसकी टेंडेंसी होती है कि वो अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन के को विरुद्ध, मतलब उसका विरोध करता है। ठीक है, उसको रोकता है। तो इसी को हम इनर्शिया यानी जड़त्व कहते हैं। ठीक है, और जो आपका पहला नियम है उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे नियम की ओर। तो दूसरे नियम को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेंगे और फिर इसको समझेंगे। तो आपने देखा होगा, बहुत सारे आपने अपने चारों तरफ बहुत सारी चीजें देखी होगी, ऑब्जर्व की होगी। तो आपने कई बार देखा होगा कि अगर कोई गाड़ी रुकी है, मान लीजिए कोई कार है, वो एक जगह रुकी है। ठीक है, उसे एक जगह खड़ा कर दिया गया है, वो रुकी है। तो उस खड़ी कार के कारण किसी भी व्यक्ति को कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो गाड़ी जो है चल रही है, गतिमान है, मान लीजिए 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से ही चल रही है, तो उसके कारण किसी की जो है, किसी को नुकसान हो सकता है, कोई किसी की मौत हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाड़ी वही है लेकिन सिचुएशन अलग अलग है। पहली सिचुएशन है कि गाड़ी रुकी है, दूसरी सिचुएशन है कि गाड़ी मूव कर रही है। ठीक है, वही गाड़ी मूव कर रही है और गति कितनी है, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति। और दोनों में कितना आपका डिफरेंस आ रहा है, एक से किसी को कोई हर्ट नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन दूसरी से क्या हुआ, जो गाड़ी मोशन में है, गति में है, उसके कारण किसी की मौत भी हो। इसी तरीके से अगर हम बात करें, मान लीजिए आपके पास एक रबड़ बॉल, ठीक है, एक रबड़ बॉल है और एक आपके पास क्या है, पत्थर है। दोनों का आकार बराबर है। आप क्या करते हैं, आप जो है कहीं पर जैसे आप कोई सरफेस है, कोई सतह है, मान लीजिए कोई कांच की ही सतह है, वहां पर आप क्या करते हैं, एक रबड़ की बॉल को फेंक, ठीक है, छोटी सी रबड़ की बॉल फेंकते। तो आप ये देखते हैं कि उससे आपका उतना नुकसान नहीं हुआ, यानी आपके जो कांच है वो एकदम से नहीं फूटे। लेकिन उसकी जगह आप उसी साइज का एक पत्थर लें और उसको शीशे पर मारे, कांच पर मारे, तो आप ये देखते हैं कि कांच टूट जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें टेनिस बॉल की, ठीक है, टेनिस बॉल की, टेनिस बॉल अगर किसी पे लग जाए, मान लीजिए कोई खेल रहा है और गलती से किसी खिलाड़ी पर टेनिस बॉल, तो ये देखा गया कि टेनिस बॉल जब किसी खिलाड़ी पे लग रही है तो उसे इतना नुकसान नहीं हुआ, यानी उसे उतनी चोट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें जो क्रिकेट बॉल है, ठीक है, क्रिकेट बॉल मान लीजिए बहुत तेजी से क्रिकेट बॉल जा रही है और किसी पे लग गई, किसी पे किसी पे उसने क्या कर दिया, लग गई। हाँ, तो क्या होता है, उससे उस व्यक्ति पे चोट लग जाती है, उसको चोट लग जाती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों बॉल है, एक रबड़ की है, एक आपकी एक आपकी टेनिस की बॉल है, एक आपकी क्रिकेट की बॉल है। दोनों क्या कर रही है, गति कर रही है, दोनों किसी को लग रही है, लेकिन टेनिस की बॉल से उतना जो है चोट नहीं लगी जितनी आपकी क्रिकेट की बॉल से लगी। इसी तरीके से आपके पास रबड़ की बॉल है और पत्थर है,
रबड़ की बॉल से उतना नुकसान नहीं हुआ जितनी आपके पत्थर से हो गई। और इसी तरीके से अगर हम कार की बात करें तो कार एक रुकी है, एक चल रही है, तो कार से, रुकी हुई कार से उतना नुकसान नहीं हुआ जितना एक गतिमान कार से हुआ। ठीक है, इसी तरीके से हम और उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम किसी बुलेट की बात करें, मान लीजिए कोई बुलेट है, बुलेट आपकी छोटी सी होती, अगर उसे फायर कर दिया जाए तो उससे किसी की मौत भी हो सकती है। तो बुलेट क्या है, छोटी सी है, बहुत जरा सी है, लेकिन उससे क्या हो सकती है, किसी की मौत हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि वो बहुत तेजी से जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम पत्थर और रबड़ के बॉल का एग्जाम्पल लें तो पत्थर का क्या होता है, मास अधिक होता है बॉल से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो पत्थर है वो क्या कर रहा है, वो नुकसान ज्यादा कर रहा है। इसी तरीके से क्रिकेट बॉल, और अगर हम टेनिस बॉल की बात करें तो क्रिकेट बॉल आपकी हैवी होती है, उसका मास ज्यादा होता है, उसका द्रव्यमान ज्यादा होता है। ठीक है, अगर हम ट्रक की बात करें या जो कार है आपकी उसकी बात करें, एक कार रुकी है, एक गतिमान है, रुकी कार से कुछ नुकसान नहीं हुआ, जो गति में है कार उससे नुकसान हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गति का इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, पहले दो में आपके मास का यानी द्रव्यमान का, इसमें आपका गति का यानी वेलोसिटी का इफेक्ट पड़ रहा है। अब इसी तरीके से बुलेट की बात करें तो बुलेट भी छोटी सी है, पर वो एक बहुत तेजी से जा रही है, जिस कारण क्या हुआ, किसी की मौत हो गई, किसी पे वो लगा उसकी मौत हो गई। तो वहां पे क्या हो रहा है, जो गतिमान जो छोटी सी बुलेट है उसने क्या किया, एक इफेक्ट प्रोड्यूस कर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से इस तरीके से डेवलप हो रहा है कि आपकी जो मास हो गया, ठीक है, द्रव्यमान हो गया, और जो वेलोसिटी यानी वेग हो गया, इसके कारण क्या हो रहा है, कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है या इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ये हम देख सकते हैं। ठीक है, दो केसेस में हमने मास में देखा, दो में हमने क्या देखा, आपकी वेलोसिटी के कारण। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो वेलोसिटी और मास है, इन इन दोनों के कारण जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, या इसके कारण इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम। ठीक है, यानी संवेग कहते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, संवेग के बारे में पढ़ेंगे कि मोमेंटम होता क्या है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो दूसरा नियम है मोशन का, यहाँ पर हम इसका यूज किस तरीके से करते हैं। ठीक है, या ये किस तरीके से बल से रिलेटेड है, फोर्स से रिलेटेड। ठीक है, लेट अस रिकाउंट सम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम आवर एवरीडे लाइफ, यानी हम कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ चीजें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, जैसे कि ड्यूरिंग द गेम ऑफ टेबल टेनिस, इफ द बॉल हिट्स अ प्लेयर इट डू नॉट हर्ट हिम। यानी अगर हम बात करें एक गेम की, मान लीजिए एक टेबल टेनिस का गेम, ठीक है, टेबल टेनिस का गेम है, और यहाँ पे क्या हुआ कि किसी को या किसी प्लेयर को बॉल लगी, तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि उसको किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगी। ऑन द अदर हैंड, व्हेन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स अ स्पेक्टेकुलर, यानी अगर इसके विपरीत अगर हम बात करें क्रिकेट बॉल की, और ये क्रिकेट बॉल किसी पे लग जाए, ठीक है, इट मे हर्ट हिम, इससे क्या हो सकता है, उसको चोट लग सकती है। A truck at rest do not require any attention when parked along a roadside, यानी अगर कोई बस है या कोई ट्रक है या कोई भी गाड़ी है, उसको अगर हम किसी रोड साइड में, यानी जो आपका रास्ता है उसके किनारे अगर रोक देते हैं, पार्क करते हैं, तो उसको आपको उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। But a moving truck, even at speed as low as 5 meter per second, may kill a person standing in its path. वहीं अगर हम बात करें, वही ट्रक है हमारे पास और वो चल रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है, तब भी वो क्या कर सकता है, किसी व्यक्ति को जो है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। A small mass such as bullet may kill a person when fired from a gun. यानी अगर हम किसी बुलेट को किसी बंदूक से फायर करें तो वो क्या कर सकता है, वो किसी व्यक्ति की मौत का कारण बन सकता है। These observations suggest that the impact produced by
ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट पता चला कि जो आपका जो क्या पता चला कि जो कोई भी वस्तु है उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो प्रभाव है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास और वेलोसिटी यानी द्रव्यमान और वेग के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो बच्चों आज हमने जो आपका ये चैप्टर है इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके साथ साथ हमने अभी एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखा कि किस तरीके से जो मास है यानी द्रव्यमान है और जो आपकी वेग होता है, ठीक है, वेलोसिटी होता है, वो किस तरीके से किसी भी बॉडी का जो है इम्पैक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, किसी भी बॉडी में किस तरीके से वो प्रभाव प्रोड्यूस करता है, ये भी हमने देखा। अब इसी कॉन्सेप्ट से हम मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है यानी गति का द्वितीय नियम, उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितना आपको पढ़ाया गया है उसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट आपके मन में उठता है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।